हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टोटल 15 से 17 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इन क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट और कुछ फार्मूले रिवाइज हो जाएंगे। आप ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम से पहले एक बार सॉल्व कर लीजिए ताकि आपके दिमाग में जो इन चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट हैं थोड़े थोड़े करके याद आ जाएं। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब इसमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो अगर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन कौन सी वेव्स आती हैं और कौन कौन सी वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बाहर रखी गई हैं। ये सारी चीज़ें आपको 11th और 12th में मिलाकर पढ़ा दी गई हैं, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपको बता दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, तो उसके लिए आप सिंपल सा याद रखेंगे। जो मैं लिख रहा हूँ इसको याद रखिएगा, RMI। और उसके बाद हम जानते हैं कैसे लिखते हैं, UVXY लिखते हैं, लेकिन उसको उल्टा करके लिख दीजिए। पहले V लिख दीजिए, फिर U, फिर X, Y। ये सीरीज़ आप याद रखिएगा, ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको इस वेव्स को पहचानना है तो। R से रेडियो वेव्स होती हैं, M से माइक्रोवेव होती हैं, I से इंफ्रा होती है, ये विजिबल रीजन होता है। विजिबल रीजन का मतलब होता है जो हमारा विबग्योर जिसको आप कहते हैं, विबग्योर जिसको विबग्योर के नाम से जानते हैं, वही विजिबल रीजन की होती है। ये यूवी रेज या अल्ट्रा वायलेट रेज जिसको कहते हैं आप लोग, ये एक्सरे हो गई और ये गामा रेज हो गई। ये जो मैंने आपको बताया है ये सीरीज किसकी है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सीरीज है। मतलब इसमें जितने भी लिखे हैं ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। आप इनको कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। अगर इस एग्ज़ाम में नहीं आया तो कभी और कहीं पे भी काम आएगा, लेकिन ये आपके काम आता रहेगा। तो ये सीरीज पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसके अलावा अगर कुछ भी दिया है तो हम उसे कहेंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो चलिए इसमें ऑप्शन में हम खोज लेते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और कौन सा नहीं। कह रहा है साउंड वेव, हमने साउंड वेव कहीं पे भी नहीं लिखा है। हीट वेव भी अभी हमने नहीं लिखा है। वाटर वेव की बात कर रहा है, ये भी नहीं लिखा है। वेव जनरेटेड इन द रोप, ये भी हमसे इससे मतलब नहीं है। अब हम आ जाते हैं कि फिर ऑप्शन सही कौन सा होगा। ऑप्शन सही होगा इसमें हीट वेव। हीट वेव क्यों होगा, क्योंकि ये जो इंफ्रा है, इंफ्रारेड वेव जिसको कहते हैं, इसी को हम हीट वेव भी कहते हैं। हीट वेव ये इसका दूसरा नाम है, हीट वेव। तो हमें ये पहले ऑप्शन देखना पड़ेगा कि कैसे दिया है, तब जाके हम इस सीरीज़ में पहचान पाएंगे। मैंने डायरेक्ट जो सीरीज होती वो लिखा था, फिर मैंने ऑप्शन पढ़ा, तब जाके मुझे मिला कि ये हीट वेव यहाँ पर दिया हुआ है इंफ्रारेड के अलावा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस सीरीज़ को आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। कोई ज़रूरी नहीं कि इससे क्वेश्चन आए ही, लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया तो फिर ये इस सीरीज़ से आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ कंप्लीटली ब्लैक बॉडी इज। कह रहा है कि ये कंप्लीट ब्लैक बॉडी है। ब्लैक बॉडी किसी भी वेवलेंथ की वेव को एब्जॉर्ब कर सकती है, किसी भी वेवलेंथ की रे को एब्जॉर्ब कर सकती है। इसकी कैपेसिटी जो हम दिखाते हैं वो 1 से दिखाते हैं। आप इसको याद कर लीजिएगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी हम 1 से दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1.34 हॉर्स पावर, 10 हॉर्स पावर, 746 हॉर्स पावर, नन ऑफ दीज। तो 1 किलोवाट जो होता है वो 1.34 हॉर्स पावर होता है। आपको याद रखना होगा 1.34 हॉर्स पावर होता है 1 किलोवाट के बराबर, 1 किलोवाट के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज़ 500 ओम। किसी वायर का रेजिस्टेंस जो है वो 500 ओम है कह रहा है। आर की वैल्यू दी हुई हमें 500 ओम।
इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल बी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है, मतलब इन्वर्स होता है आर, 1/r। इसको हम ऐसे लिखते हैं, तो 1/500 हम लिखेंगे। 1/500 को जब सॉल्व आप करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 0.002, हाँ ये आएगा 0.002। और इसकी ये हमने आर को अपोजिट करके लिखा है, इसलिए इसको लिखते हैं ओम इनवर्स या 1/ओम लिखते हैं इसको भी, इसकी यूनिट को भी। तो हम इसमें ऑप्शन में खोजेंगे कहाँ पर है, 0.002, पहला वाला ये ऑप्शन ही करेक्ट है। दूसरे में 0.02 दिया है, तीसरे में 50, 500, पहला वाला ऑप्शन सही होगा, 0.002 ओम इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट विल बी इन द बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई हैव। कह रहा है कि जो चिड़िया आकाश में, अगर कोई एक चिड़िया उड़ रही है, कोई भी चिड़िया उड़ रही है, उसके पास क्या होगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है ओनली काइनेटिक एनर्जी, नहीं। ओनली पोटेंशियल एनर्जी, ये भी नहीं। उड़ रही है तो उसके पास मोशन है, स्काई में उड़ रही है तो वो किसी हाइट पे, अर्थ से किसी हाइट पे उड़ रही है, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होगा उसके पास। सी ऑप्शन में दिया हुआ है बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये सही है। ओनली प्रेशर एनर्जी, ये इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। तो अगर कोई चीज़ हवा में है और वो मोशन कर रहा है तो उसके पास पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग। कह रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है, तो हम पहले हीट देखेंगे, हीट तो नहीं है। एंगुलर मोमेंटम है, टाइम कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वर्क भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वर्क भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मुझे लगता है इस वेक्टर और स्केलर तो आपको पता ही होगा, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर में हम दो चीज़ें देखते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, उसी हिसाब से आप आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। कह रहा है ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं वो किस प्रिंसिपल वर्क करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर शायद आपने कभी देखा होगा, मेले वगैरह में मिलता है, तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से काम करता है। उसके अंदर बहुत सारे इंटरनल रिफ्लेक्शंस होते हैं जिसको हम TIR या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, उसकी वजह से ऑप्टिकल फाइबर ब्राइट दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फ्रिक्शन फोर्स इज। फ्रिक्शन फोर्स क्या है, कह रहा है कंजर्वेटिव फोर्स, स्यूडो फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल ओरिजिन। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। कंजर्वेटिव फोर्स जो है ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है। मतलब ये किसी पाथ पे नहीं डिपेंड करता है, किसी भी डायरेक्शन में कहीं पे भी लग सकता है। स्यूडो फोर्स क्या होता है, स्यूडो फोर्स सर्कुलर मोशन में लगता है, सर्कुलर मोशन में। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ये पाथ डिपेंडेंट होता है, पाथ पे डिपेंड करता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स तो जो ग्रेविटी की वजह से आता है, इसके बारे में सभी को पता होता है। तो फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन आपको पता है, फ्रिक्शन दो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने से ही फ्रिक्शन फोर्स लगता है, मतलब उसका पाथ डिफाइंड होता है, वो पाथ पे डिपेंड करता है। अगर हम दोनों ऑब्जेक्ट को हटा दें वहाँ अपनी पोजीशन से तो फ्रिक्शन फोर्स लगना बंद हो जाएगा। तो इसलिए फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल्स में जैसे आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है।
कि ये के 1/4πε0 को हम के मान लेते हैं, के मल्टीप्लाई बाई क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये मैंने बताया था। कूलाम पर न्यूटन, ये उल्टा दिया हुआ है। जूल पर न्यूटन, न्यूटन मीटर, न्यूटन पर कूलाम, ये सही है। फोर्स अपॉन चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, न्यूटन पर कूलाम, ये इसकी यूनिट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फर्मी यूनिट इज, कह रहा है कि फर्मी यूनिट क्या है, किसका यूनिट है, मोमेंटम का, लेंथ का, एनर्जी का, इम्पल्स का। तो फर्मी जो है लेंथ का यूनिट होता है। फर्मी जो है वह एक फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर होता है। इससे हम रेडियस नापते हैं, एटम्स के रेडियस को नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ 200 वाट टेलीविजन इज टू बी यूज फॉर 4 आवर्स, हाउ मैनी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वर कंज्यूम्ड। कह रहा है 4 घंटे के लिए हमने 200 वाट का एक टेलीविज़न यूज किया, हमें कितनी बिजली का खर्चा आएगा। जो आपके यहाँ यूनिट आती है बिजली की यूनिट, वही निकालने के लिए कह रहा। तो बिजली की यूनिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिट निकालने के लिए हम करते हैं पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम अपॉन 1000। ये यूनिट निकालने का फार्मूला है। अगर ये कहीं पर आपसे दे दे तो इसी से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। पावर हमें दिया है 200, टाइम दिया है 4 अपॉन 1000, ये आएगा 8/10 यानी कि 0.8। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम। अ 220 वोल्ट 100 वाट बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 110 वोल्ट सप्लाई, द पावर स्पेंट विल बी। कह रहा है कि जो बल्ब पे रेटिंग दी गई है वो 220 वोल्ट की दी गई है और 100 वाट की दी गई है, लेकिन हम उसे यूज कहाँ पे कर रहे हैं, 110 वोल्ट की सप्लाई पर। ये क्वेश्चन बढ़िया है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने आपको बता रखा है कि पावर इज इक्वल टू होता है V²/R। ये पावर का फार्मूला आपको पता है, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस कहीं पर भी हमें नहीं दिया है। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा V²/P। V²P में 220 का स्क्वायर अपॉन 100। इससे हम कैलकुलेट करेंगे रेजिस्टेंस को। तो रेजिस्टेंस हमारा निकल कर आएगा 220 मल्टीप्लाई बाई 220 अपॉन 100, 0 0 ख़त्म हो जाएगा। ये आएगा 484 ओम। ये रेजिस्टेंस आ गया। जब आपका रेजिस्टेंस निकल जाएगा तब जाके आप जो सप्लाई वाला वोल्टेज है उसका यूज करेंगे पावर निकालने के लिए। पावर इज इक्वल टू, अब हम लिखेंगे V²/R और यहाँ पर 110 का स्क्वायर करेंगे, अपॉन में रखेंगे 484। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 25 वाट। सी ऑप्शन आएगा इसका आंसर। आप इसको न्यूमेरिकल है तो आप एक बार इसे सॉल्व कर लीजिएगा। मैंने तरीका बता दिया है कि आप कैसे इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंप्लीट फॉर्म ऑफ आईसी इन इलेक्ट्रॉनिक्स इज। आईसी का पूरा नाम पूछ रहा है। इंटरनल सर्किट, इंडिपेंडेंट सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, इनबिल्ट सर्किट। तो आईसी आपने बहुत बार सुना होगा, फ़ोन का आईसी ख़राब हो गया या लैपटॉप का आईसी ख़राब हो गया, तो उसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। मतलब बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ों को हमने छोटे में मिला के एक छोटी चीज़ बना दी है, उसी को हम आईसी कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कि नहीं ये पहचानने के लिए हम तुरंत इस पर आ जाएंगे। RMIVUXY। तो चलिए हम देख लेते हैं इसमें ऑप्शन में कौन कौन सा दिया हुआ है। ऑप्शन में पहला दिया हुआ है गामा रेज। तो गामा रेज हमने देखा था, ये गामा रेज हमने देख रखा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। उसके बाद दिया हुआ है इंफ्रारेड, ये भी होता है। एक्स रेज ये भी होता है। बीटा रेज हमें नहीं दिया हुआ था, यानी कि हमारा आंसर
डी होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नाइक्रोम वायर इज यूज्ड टू मेक द एलिमेंट ऑफ हीटर बिकॉज इट हैज़। कह रहा है कि हम हीटर में नाइक्रोम वायर का यूज करते हैं, क्यों? पहला, हाई मेल्टिंग पॉइंट हाँ होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, हाई रेजिस्टिविटी नहीं होती, इसके पास लो रेजिस्टिविटी होती है, बोथ ए एंड सी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नाइक्रोम वायर का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट देखते हैं, द वर्क डन ऑन अ मूविंग अ चार्ज 5 कूलम फ्रॉम पॉइंट 40 वोल्ट टू 80 वोल्ट। मैंने आपको वर्क डन का फार्मूला बता रखा है, या अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो मैंने आपको V का फार्मूला बता रखा है, W/Q। यहीं से वो सारे फार्मूले हमने कैलकुलेट किए थे, अगर आपको याद ना हो तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा जाके। तो यहाँ से हम वर्क डन का फार्मूला निकालेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू Q, और ये V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है, या डेल्टा V जिसको कहते हैं। तो डेल्टा V निकालने के लिए हम 80 माइनस 40 कर देंगे, ये आएगा 40 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी कि 200 आएगा। 200 हमें पहले वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, 200 जूल। मैंने कैसे निकाला है? सबसे पहले वर्क डन का फार्मूला लिखेंगे, डेल्टा V इंटू क्यू होता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाई चार्ज होता है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम V2 माइनस V1 कर देंगे और उसके बाद वर्क डन निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीज। किसी कंडक्टर का अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? तो याद रखिएगा, जब भी हम कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होता है। इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हैं, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई बुक है तो उससे प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो 11th और 12th की बुक आपके पास होगी, उससे छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं जिससे आपके फार्मूले और कॉन्सेप्ट रिवाइज हो सकें, ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए।